अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पंजाब की सियासत में अगला एक हफ्ता बहुत अहम है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में सियासी खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। इमरान खान की हिदायत पर परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे या हीले बहानों से काम लेते रहेंगे, ये अगले हफ्ते का सबसे बड़ा सवाल है। इतलात है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने परवेज इलाही पर वाजे कर दिया है कि वजीर आला पंजाब बुध तक एतमाद का वोट ले लें, वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब असेंबली से इस्तीफा दे देगी। मगर तशवीश की बात यह है कि इस पूरे सियासी खेल में एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी पर इल्जामात लगना शुरू हो गए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में यह दावा किया कि एतमाद के वोट में इस्टेब्लिशमेंट हमें न्यूट्रल नज़र नहीं आ रही। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सियासी इंजीनियरिंग कर रही है। न्यूट्रल्स पंजाब में पीपल्स पार्टी को लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जबकि अहम बात यह है कि इमरान खान के अलावा अब काफ लीग ने भी इस हवाले से खदशात का इजहार कर दिया है। काफ लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे मोनिस इलाही ने आज अपने ट्वीट में कहा है कि कल मेरे एक दोस्त को 2 काली वीगो में कुछ लोगों ने लाहौर में उठा लिया है। FIA वाले कस्में खाते हैं, हमने नहीं उठाया। अब कुछ दिन बाद अचानक FIA को पहुंचा दिया जाएगा और उनको मजबूर किया जाएगा कि पर्चा दो। आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमने PDM के साथ नहीं मिलना। मोनिस इलाही खुद पर दबाव का दावा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि काफ लीग पर इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस हवाले से हमने मोनिस इलाही से रब्ता किया और जानने की कोशिश की कि कौन उन पर दबाव डाल रहा है, तो इस पर मोनिस इलाही ने मजीद अहम इंकशाफात कर दिए। मोनिस इलाही ने हमें बताया कि इनके दोस्त को उठाने के अलावा उनकी वालदा, अहलिया, भाभी और भाई को नो फ्लाई लिस्ट पर डाल दिया गया है और लगता है कि अगली बारी उनकी और उनके वालिद की होगी। और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि हम PDM में शामिल हो जाएं। उन्होंने मजीद कहा, अब सिर्फ हमारे बच्चे ही रह गए हैं, क्या उनके साथ भी यही होगा? हमने उनसे पूछा कि क्या ये सब आपके और आपके अहले खाना के खिलाफ FIA के केसेस की वजह से हो रहा है, तो मोनिस इलाही ने कहा कि मेरा इन केसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन FIA ने मेरी अहलिया, भाई और भाभी को जो नोटिस भेजे हैं वो उसका जवाब दे रहे हैं। मगर ये सारे नोटिस उस केस में भेजे गए हैं जिन्हें अदालतें उड़ा चुकी हैं। हमने उनसे मजीद पूछा कि क्या ये सब सिर्फ FIA के कहने पर हो रहा है या आपको किसी और पर भी शक है, तो मोनिस इलाही ने जवाब दिया कि जी ये सब तो FIA ही करती है, मगर FIA में इतनी सलाहियत नहीं कि वो खुद से ये सब करे। वो FIA को बेहतर जानते हैं क्योंकि उन्होंने अभी हाल में ही FIA का केस भुगता है। मोनिस इलाही खुद पर दबाव का दावा करें, जबकि दूसरी तरफ एतमाद के वोट और असेंबलियों की तहलील को लेकर परवेज इलाही पर भी दबाव की इतलात सामने आ रही हैं। और इस हवाले से हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा से पूछा कि क्या वाकई परवेज इलाही और मोनिस इलाही पर दबाव बढ़ता जा रहा है, तो ज़राए ने तस्दीक की कि मोनिस इलाही और परवेज इलाही पर बहुत दबाव है। परवेज इलाही चाहते हैं कि वो वजीर आला भी रहें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी चलते रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही मामले को लटकाना चाहते हैं ताकि उन्हें असेंबलियाँ तहलील ना करनी पड़े, जिसके लिए उन पर दबाव भी है और उनकी अपनी ख्वाहिश भी है। मगर ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाजे कर दिया है कि अगर परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो उनके जो अरकान असेंबली हैं वो पंजाब असेंबली से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। अहम बात यह कि 2 रोज़ पहले वज़ीर आला पंजाब ने एक तकरीब में ये कहा था कि उन्हें एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो गवर्नर पंजाब के हुक्म को मानते ही नहीं है। परवेज इलाही ने 2 रोज़ पहले ये भी कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको सोच समझ के बयानात देना चाहिए। वो ये ना भूलें कि 25 मई को उनकी ज़बानें बाहर निकली हुई थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आया है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी ने ट्वीट में कहा कि 25 तारीख को इक़्तिदार के पुजारियों की ज़बानें बाहर निकली हुई थी। जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा सलमान अहमद ने ट्वीट किया कि परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने इमरान खान के एतमाद को बार बार ठेस पहुंचाई है। ये मामला किस तरफ जा रहा है? क्या 11 जनवरी से पहले परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे और असेंबलियाँ तहलील कर देंगे? इन मामलात में बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के करीबी दोस्त सलमान अहमद ने। और इसके अलावा हमारे साथ जो मौजूद हैं CM पंजाब के मुशीर डॉक्टर ज़ैन अली भट्टी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलमान साहब, पहले आप बताइएगा, आज आपने जो ट्वीट किया है कि परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने बार बार इमरान खान के एतमाद को ठेस पहुंचाई है, वजह क्या है इस ट्वीट की? क्यों आपको ऐसा लगता है? 3 नवंबर को जो हुआ कातिलाना हमला खान साहब के ऊपर, वो आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने देखा। मैं पूछता ये हूँ कि उस दिन रात को मैं आपके चैनल पे आया था तो मुझे से पूछा जा रहा था ये पंजाब का जो सूबा है ये तो आपका सूबा है, तो आप चौधरी परवेज इलाही से क्यों नहीं बात करते? वो तो चीफ मिनिस्टर है।
उनके नीचे सारी जो मशीनरी है उसकी प्रोविंस की सारी उनके नीचे है। तो देखिए हम एलाइज हैं, जैसा जैन बैठे हुए हैं, चौधरी परवेज इलाही बड़े अच्छे दोस्त हैं, मुनस दोस्त हैं, लेकिन 3 नवंबर के बाद आज ये अब ये जनवरी आ गया है, खान साहब जो चेयरमैन है, मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, चेयरमैन है, उन्होंने ये पूछा कि मुझे ये बताएं कि अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे गोलियां चलने के बाद अगर उस मुल्क के अंदर FIR भी वो नहीं दर्ज कर सकता, पुलिस वाले DSP जो SHO हैं वो खुफिया तरीके से एक असैसिन के वीडियो बनाते हैं जी, और उस वीडियो को वो PTV पे चला देते हैं। तो मतलब कि क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब या किसी वजीर आला, किसी भी सूबे का वजीर आला है, क्या उससे भी ज्यादा ताकतवर कुव्वतें हैं जो उनका काम रोक रही हैं? तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये आज हाँ, ये बात तो जो आपने की सलमान साहब, वो तो इमरान खान ने भी कहा कि DPO जो है वो तफ्तीश के लिए पेश नहीं हुए JIT के सामने, ना अपना मोबाइल दिया, तो पंजाब में हुकूमत हमारी है। लेकिन क्या उससे तो वो कहते हैं कि यही जाहिर होता है कि इससे भी ताकतवर कुव्वतें हैं जो कि उनको कंट्रोल कर रही हैं। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब और उनके बेटे ने एतमाद जो है उसको अब्यूज़ किया है। तो आपको लग रहा है कि इस सारे मामले में जो चीफ मिनिस्टर उनके साहबजादे हैं वो डबल गेम कर रहे हैं इमरान खान के साथ, किसी और के साथ मिलकर इमरान खान के खिलाफ खेल रहे हैं? देखिए शहजाद, मैं अपनी जाती ये ओपिनियन मेरा है, 2 महीने के बाद 3 नवंबर को कातिलाना हमला हुआ, 14 लोगों को गोलियां लगी। अच्छा, JIT जो है वो बनाई गई है, लेकिन JIT में जो वजीर आला पंजाब के नीचे जो पुलिस ऑफिसर हैं वो जवाब देते हैं कि ना अपना हम JIT में आके बात ही नहीं करेंगे। मतलब मैं कह रहा हूं कि देखिए, अगर आपके पास इख्तियार ही नहीं है, अगर कोई कानून ही नहीं है और अगर कोई इंसाफ ही नहीं है, तो फिर गवर्नेंस किस काम की? साहब, ये दो अलग बातें हैं। आप ये कह रहे हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं है, वो बेबस हैं क्योंकि कोई और ज्यादा ताकतवर है जो कि मामला को कंट्रोल कर रहा है, या आप ये समझ रहे हैं कि वो इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं, उनका जो ट्रस्ट है उसको अब्यूज कर रहे हैं? 26 नवंबर को खान साहब ने अनाउंस किया, यही उन्होंने पूरा जो मैंने अभी हम जब बात कर दी, मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहता, उन्होंने कहा कि जब आपके पास इख्तियार ही ना हो, कानून ही ना हो, मुल्क के अंदर इंसाफ ही ना हो, कि अगर एक आदमी अपना, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अपना FIR दर्ज नहीं कर सकता, JIT के अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स, जो अपने प्रोविंस के पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो आके जवाब ही नहीं दे सकते, तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी कुव्वत है जो रोक रही है ये सब कुछ होने से। तो इसका क्या फायदा है कि आप KP या पंजाब? मुझे ये बात आप कर चुके हैं सलमान साहब। मैं एतमाद के वोट के हवाले से कह रहा हूं, यहां पर भी आपको लगता है कि पब्लिकली पोजीशन कोई और है काफिले की, और वैसे वो हिमायत में नहीं है इसके कि वो असेंबली तहलील करेंगे? देखिए, एक्शंस जो है ना स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये है कि आप जो इकदाम लेते हैं और लोगों को भी नजर आए। देखिए, मेरी आवाज जो है ना कि ये नहीं है कि एक आदमी में खड़ा हो कि मैंने ट्वीट कर दी। डॉक्टर साहब, पहले तो वो कह रहे हैं कि ये जो FIR वाला मामला था, इमरान खान पे एक हमला होता है, परवेज इलाही साहब बेबस नजर आते हैं, इख्तियार नहीं है, FIR नहीं हो सकती साबिक वजीर आजम के खिलाफ। क्या मामला था? क्या दबाव की वजह से ये किया है, या परवेज इलाही चाहते ही नहीं थे कि ये FIR हो? देखिए जी, जब ये वजीराबाद वाला सान्या हुआ था तो उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी मुनस इलाही साहब जो है वो ज़मान पार्क में जब उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की तो उसके मौका के ऊपर जो है वो दीगर रहनुमा जो है वो PTI के मरकजी रहनुमा वो भी मौजूद थे। तो एक्चुअल जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो चीजें थी, जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी थी या सिचुएशन थी, उस हवाले से कानूनी और आईनी तकाज़ों को भी मद्देनजर रखते हुए चौधरी परवेज इलाही साहब ने और चौधरी मुनस इलाही साहब ने जो है वो इमरान खान साहब को आगाह किया था कि हम हर तरीके से हाजिर हैं, जिस तरह इमरान खान साहब बेहतर समझते हैं और जिस तरह वो समझते हैं, अगर वो कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके ऊपर उनको एतमाद हो या एतबार हो तो वो उनको जो है वो हवा पर तैनात कर देते हैं। सिर्फ ये जी, जब से
चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी मोनिस इलाही साहब जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तब से आपने देखा होगा कि जी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमने देखी है कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन चौधरी मोनिस इलाही साहब जो है वो मैं समझता हूँ कि चट्टान की तरह इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। इसके अंदर उन्हें काफी जो है वो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन जो है वो उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब का साथ दिया। और मुतअद्दिद बार अपने ट्वीट्स के अंदर और अपने बयानात के अंदर चौधरी मोनिस इलाही साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब बारहा ये कह चुके हैं कि हमने इस ज़मन में असेंबली की तहलील के हवाले से अपना सारा जो वजन है वो इमरान खान साहब के पलड़े में डाल दिया है। सर, आफ्टर ऑल वी आर एलाइज, ओपिनियन इज समथिंग एल्स एंड डिसीजन इज समथिंग एल्स। हम राय दे सकते हैं लेकिन हतमी फैसला जो है वो इमरान खान साहब ने करना है, और इमरान खान साहब इस मामले में जो भी फैसला करेंगे वो हमें कबूल है। जैन साहब, फिर क्या वजह है कि 2 दिन पहले परवेज इलाही साहब ने यह बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें एतमाद का वोट लेने की जरूरत ही नहीं है, अगर हम वोट लेंगे तो फिर इसका मतलब है जो गवर्नर का खत है हम उसको तस्लीम कर रहे हैं। ये कल बयान दिया और उसके बाद उन्होंने फिर और भी बातें की जिसमें चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो है ये इस ज़मन में फरमाया चूंकि गवर्नर का जो है ये हुक्म जो इसने दिया है एतमाद का वोट लेने का वो गैर आईनी है, क्योंकि एज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर जो होता है ना उसका जो डिसीजन होता है वो अल्टीमेट होता है, और जब जो है वो सेशन कंटिन्यू हो और उसके अपने एजेंडे हो तो गवर्नर कह ही नहीं सकता। लेकिन जैन साहब जब लाहौर हाई कोर्ट ने आपको अलग से जो है वो सेशन कॉल करना पड़ता है। जैन साहब, जब लाहौर हाई कोर्ट ने आपको इंटरिम रिलीफ दिया और बहाल किया चौधरी परवेज इलाही को बतौर चीफ मिनिस्टर, तो उसके बाद से लेकर मेरे प्रोग्राम में मोनिस इलाही साहब ने कहा, मुतअद्दिद मर्तबा परवेज इलाही साहब कह चुके हैं कि हम 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। तो फिर 2 दिन पहले उन्होंने क्यों कहा है कि अगर हम एतमाद का वोट लेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि गवर्नर के खत को सच मान रहे हैं हम? वो तो खुद कह रहे थे 11 से पहले ले लेंगे एतमाद का वोट, लेकिन अब ऐसा लग रहा है पीछे हट रहे हैं वो। चौधरी परवेज इलाही साहब ये कह रहे हैं कि हमने एतमाद का वोट गवर्नर के कहने पर नहीं लेना, जब अलग से उसका सेशन कॉल होएगा तो हम एतमाद का वोट लेंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जी वी स्टैंड अराउंड 190 ओके पीएमएलक्यू एंड पीटीआई के जो मजमूई जो है वो अरकाने सूबाई असेंबली की तादाद जो है वो 190 के करीब है, तो हमें एतमाद का वोट लेने में कोई यार नहीं है। जैन साहब, इसका मतलब ये कि 11 जनवरी से पहले आप लोग एतमाद का वोट नहीं लेने जा रहे? लेकिन जी अब आइंदा आने वाले दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। 2 दिन पहले तो इमरान खान ने भी वाजे कर दिया है कि अगर असेंबली तहलील नहीं होती तो हमारे जो एमपीएस हैं वो इस्तीफा दे देंगे, हमारे मिनिस्टर्स काबीना से भी मुस्ताफी हो जाएंगे। और अभी मेरी एक पीटीआई के सोर्स से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने तो परवेज इलाही साहब को बता दिया है कि देखें कोर्ट भी इस बात को नहीं मानेगी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लिया जाए, और वो कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब चाहते हैं कि वो सीएम भी रहें और पीटीआई के साथ भी रहें, लेकिन उनको तहलील करनी पड़ेगी असेंबली, वरना हम इस्तीफा दे देंगे और मुस्ताफी हो जाएंगे। तो या तो अब 11 जनवरी से पहले खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें या तहरीक इंसाफ छोड़ के चली जाएगी पंजाब असेंबली, ये तो वो कह चुके हैं। देखिए जी, इस ज़मन में जो असेंबली का आप ये समझ लें फाइनल डिसीजन है ना, डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, वो हम खान साहब के फैसले के पाबंद हैं। एतमाद का वोट जो है वो हमने जो है वो गवर्नर के कहने के ऊपर नहीं लेना, इसका अदालत जो हमें डायरेक्शन देती है इंशाल्लाह उसके बाद जो है वो जिस सेमत को सूरत हाल जाएगी हम जो है वो इमरान खान साहब के हुक्म के फैसले के पाबंद। आज मोनिस इलाही साहब ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने बताया कि कैसे उनके एक दोस्त को, करीबी दोस्त को 2 वीगो में डाल के उठाया गया, और वो कह रहे हैं कि एफआईए कह रहा है कि हमारे पास नहीं है, लेकिन कुछ दिन में उनको जो है एफआईए के हवाले किया जाएगा, एफआईए से कहा जाएगा कि अब इनके ऊपर पर्चा करो, और वो कह रहे हैं हम पे दबाव है बहुत ज़्यादा कि हम पीडीएम को सपोर्ट करें, हम ये नहीं करेंगे। तो जो भी इस वक्त परवेज इलाही साहब कर रहे हैं वो आपको लग रहा है कि जानबूझ के कर रहे हैं, कोई डबल गेम करना चाहते हैं, या वो भी उसी तरीके से मजबूर हैं, दबाव में है, जैसे कि कहीं कहीं आपकी जमात भी नजर आती है? शहजाद, मैं आपने ना शुक्र है कि ये बात रेज की, ये मैंने भी इनके मोनिस इलाही साहब की वो ट्वीट देखी कि वो खुद कह रहे हैं कि मेरे अपने लोग जो है उठा के लेके चले गए हैं अपने सूबे में से और पता ही नहीं लगा कि कौन उठा के ले गया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब फिर आपके पास इख्तियार नहीं है, ठीक है, जब आपके पास कानून नहीं है ना आपके पास गवर्नेंस है, तो ये क्या हम पाकिस्तान में जमहूरियत का क्यों एक वो कहते हैं ना फसाड हमने रखा हुआ है। साहब देखें, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम ऑन बोर्ड हैं और इमरान खान साहब का आखिरी हतमी फैसला होगा, लेकिन 2 दिन पहले परवेज इलाही साहब का एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि देखें 25 तारीख को इनकी ज़बानें लटकी हुई थी,
कल सेनेटर एजाज चौधरी साहब रिप्लाई करते हैं कि जो इक़्तिदार के पुजारी हैं उनकी ज़माने 25 तारीख को लटकी हुई थी। तो मतलब एक तरफ आप लोग एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इस तरह की लफाजी जंग भी जारी है। तो इससे क्या आपको लगता है कि ये मतलब इत्तेहाद जो है इस तरह बरकरार रह सकेगा और एक पेज पे रह सकेंगे दोनों? देखें जी, आज आप अभी हम बात भी कर रहे हैं चौधरी मोनिस साहब के ट्वीट की जी, कि जो इतनी बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद हम किसी प्रेशर में नहीं है, और हम जो है वो हमने पहले दिन से कहा कि भाई हम जो है वो इमरान खान साहब के वजीर आला हैं, PTI और मुस्लिम लीग काफ के वजीर आला हैं, हमने PDM की तरफ नहीं जाना, हालांकि ये ऑफर्स तो उधर से भी है। तो इसमें आप इससे यही नतीजा अख्ज़ होता है कि वी वर विद इमरान खान साहब एंड वी आर विद। लेकिन बड़ी अजीब सी बात नहीं है, परवेज इलाही साहब के बेटे मोनिस इलाही उनके दोस्त को उठा के ले गए, आपको पता नहीं है कि कौन काली वीगो में उठा के ले गए उनको? आपने ट्वीट में ख्याल मुकम्मल नहीं पढ़ा, उसमें उन्होंने सारी डिस्क्रिप्शन दे दी है कि आगे भी क्या होगा वो भी उन्होंने बता दी है। लेकिन नहीं, डिस्क्रिप्शन पे मैंने मिस किया, किसने, कौन, हु इज बिहाइंड दिस, ये तो नहीं लिखा। उन्होंने कहा है कि FIA के हवाले कर दिया जाएगा, FIA को कहा जाएगा कि FIR करो। हाँ जी, तो उसमें ये है कि जी PDM जो है वो जिस तरह की मर्जी ओछे हथकंडे अपना ले, हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब का साथ छोड़ने वाले। सही। और जरा ये बता दें, ये जो लफाजी जंग है फिर ये इत्तेहाद में दरार तो नहीं पैदा होगी? नहीं, बिल्कुल भी कोई नहीं जी, बिल्कुल हम इंशाल्लाह इकट्ठे हैं और इकट्ठे ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जैन और सलमान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी गैर यकीनी के अलावा पाकिस्तान में माशी गैर यकीनी भी बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं अगले हफ्ते वो सिर्फ 4.5 बिलियन डॉलर के रह जाएंगे। इस हफ्ते जो नंबर जारी किए गए थे उसके मुताबिक रिजर्व्स 5.6 बिलियन डॉलर हैं, लेकिन रवा हफ्ते पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंक्स को कर्जों की अदायगी में मजीद 1 बिलियन डॉलर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 25 दिन के दरामदाद के बराबर रह गए हैं। तशवीशनाक सूरत हाल है, ख़तरनाक सूरत हाल है। और इस वक्त इम्पोर्टर्स, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक़ रखते हों या टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हों, वो इस बात से परेशान है कि पहले तो वो मशीनरी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से खदशा है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्शन है उसमें भी कमी आएगी, पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी कमी आएगी। और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में घी और खाना पकाने वाले जो तेल हैं उसकी भी किल्लत होगी, जिसकी वजह से कीमत बढ़ने का भी खदशा है। और इस वक्त पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर बता चुके हैं कि पाकिस्तान को जो सऊदी अरब से 3 बिलियन डॉलर मिलने हैं, एक्सपेक्टेड है कि वो इस महीने के आखिर में मिलेंगे, और अब तक IMF का प्रोग्राम भी बहाल नहीं हुआ है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत साकिब शरानी साहब ने। साकिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। साकिब साहब, 4.5 बिलियन डॉलर के रिजर्व अब पाकिस्तान के रह गए हैं इस हफ्ते की अदायगी के बाद। क्या कोई रोड मैप नजर आ रहा है कि किस तरीके से इन रिजर्व्स को बिल्ड किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज मुतासर हो रही हैं अब इंपोर्ट ना करने की वजह से? क्या हल है इसका? देखिए, पहली बात है कि जो आपने पूछा कि हुकूमत का कोई रोड मैप नजर आता है या नहीं, तो वो तो बड़ा जाहिर है कि वाज़ेह है कि हुकूमत के नज़दीक जो स्ट्रैटेजी है, मतलब डार साहब की खास तौर पे, वो स्ट्रैटेजी ये है कि किसी तरीके से फाइनेंसिंग हम पकड़ लें, मजीद कोई कर्जे और इनफ्लोज आ जाएं, और ये जो मामला है ठीक करने के बजाय इसको हम मौखर कर लें, डिफर करें, ताकि उनकी सियासत जो है वो ज़्यादा मुतासर ना हो, इलेक्शन के टाइम तक जो है ये ऐसे ही चलाएं। क्योंकि इसके जो तरीका है इसको क्योर करने का, इसको या ठीक करने का मामला, तो यही है कि आपको IMF के पास जाना पड़ेगा। हर सूरत, अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ IMF का, मगर जिस सूरत में और जहां जिस नेच पे हम पहुंचे हैं, यहाँ अब एक ही रास्ता इसका बाहर है कि आप IMF के पास जाएं, उनकी प्रायर कंडीशंस जो भी हैं आपको माननी पड़ेंगी अनफॉर्चुनेटली। वो आप थोड़ा सा अपनी एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करके, रिप्रायोरिटाइजेशन करके लोगों के ऊपर बोझ, खास तौर पे जो गरीब तबकात हैं उनके ऊपर मैनेज करें, सब्सिडीज वगैरह जो है उस लिहाज से। और IMF के थ्रू फिर आपको नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, और वो है डेट रिस्ट्रक्चरिंग का। ये ऑर्डरली प्रोसेस हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, IMF के साथ बातचीत करनी पड़ेगी,
साकिब साहब ये बताएं कि कल जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बताया कि उनकी एमडी IMF से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि फ्लड्स के हालात है, बहुत ज़्यादा बोझ आवाम पे नहीं डाला जा सकता। तो क्या हमें रियलिस्टिकली कोई उम्मीद करनी चाहिए कि IMF जो प्रायर कंडीशंस हैं उस पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा छूट देगा, रिलैक्सेशन देगा? क्योंकि यहाँ तो एक बहुत बड़ा तनाज़ा ये भी है कि IMF को इस बात से एतराज़ है कि हमने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नहीं रखा है और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है रिलैक्सेशन मिल सकती है पाकिस्तान को? देखिए, जो मुल्क 23 मरतबा IMF के पास जा चुका हो, हर दफा ये कहता हो कि हमारी कोई स्पेशल कंडीशन है या हमारी ऑन ग्राउंड रियलिटीज आप समझ लें और हमारे लिए आसानियां कर दें, तो वो तो फिर सीरियल डिफॉल्टर हो गया ना अपनी मतलब अपनी कमिटमेंट्स के हिसाब से, और कोई रिफॉर्म की कमिटमेंट नजर नहीं आती है इस मुल्क में। तो फिर इसलिए IMF जो है वो ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं देगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पता है कि अगर रिलैक्सेशन दी, और गुंजाइश तो है नहीं, हमारे पब्लिक डेट बर्डन इतना ज्यादा है पब्लिक डेट का कि वो अनसस्टेनेबल है। तो जो फिस्कल एडजस्टमेंट करने की जरूरत है उसको सस्टेनेबल करने के लिए वो ज्यादा हम मौखर नहीं कर सकते। और साकिब साहब, इन लो रिजर्व्स की वजह से हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उसको भी हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अब टेक्सटाइल सेक्टर वाले कह रहे हैं कि हम जो है रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हम देख रहे हैं बुरी तरह मुतासर हुआ है। ऑटो इंडस्ट्री में पार्ट्स ना होने की वजह से वो अपने प्लांट्स बंद कर रहे हैं, बेशतर कंपनीज जिन्होंने ये किया है। फिर मुमकिन है कि जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो घी है, जो तेल है खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी भी किल्लत हो जाए, उसकी कीमत भी बढ़ने लगे। ये कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि हर इंडस्ट्री प्रायोरिटी मांग रही है कि हमें प्रायोरिटी दी जाए। इन लो रिजर्व्स के साथ क्या हाल है? जैसे मैंने कहा शहजाद, कि सिर्फ IMF ही एक रास्ता अनफॉर्चुनेटली बच के है, क्योंकि वो अनलॉक करेगा बाकी फाइनेंसिंग आपकी। मगर मेरा ख्याल है जो आपने पॉइंट रेज किया बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लियरली डार साहब को और बाकी जो मतलब हुकूमत के जो फैसला साहब तो शायद वही हैं, मगर लेट्स से हुकूमत को PMLN की गवर्नमेंट को ये बात समझ नहीं आ रही है, या जो पिंडी में बैठे हैं, कि इसके नताइज जो है ना, सारी हमारी अटेंशन जो है, फोकस मरकूज है इस नुक्ते के ऊपर कि किसी तरीके से हम शॉर्ट रन में डिफॉल्ट अवर्ट कर लें। मगर इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो प्ले आउट हो रहा है हर रोज इकोनॉमी में, इसके कॉन्सिक्वेंसेज लॉन्ग टर्म है और बड़े गंभीर हैं। क्योंकि ये जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी हम लूज कर रहे हैं, आज तो चले अगर हम बहाल कर दें 1 महीने के बाद, तो ये फैक्ट्रियां दोबारा इंशाल्लाह स्टार्ट हो सकती हैं। मगर जितना हम इसको मौखर करेंगे तो उतना ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी का परमानेंट लॉस भी हो सकता है, और वो परमानेंट लॉस परमानेंट GDP का लॉस होगा, परमानेंट जॉब्स का लॉस होगा। जो मुझे सबसे बड़ा डर है वो ये है कि नादानिस्ता तौर पे अब हम क्राइसिस को बैंकिंग सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हैं, और खुदा ना खास्ता जब इकोनॉमिक क्राइसिस बैंकिंग सिस्टम को भी अपनी लपेट में ले लेता है, तो फिर जो है वो आप कई सालों के लिए वो मईशत को आप भूल जाएं। तो ये डार साहब को मेरा ख्याल है ये बातें जो है अनफॉर्चुनेटली उनको दिख नहीं रही है। ये बड़ी अहम बात आपने की कि बैंकिंग सेक्टर की तरफ अगर ये क्राइसिस जा रहा है तो उससे जो उसके इम्प्लीकेशंस है वो ज़्यादा खतरनाक होंगे। दूसरा एक मामला एक्सचेंज रेट के हवाले से है। इंटरबैंक में तो हमने कंट्रोल करके रखा है, लेकिन ओपन मार्केट में जो फ़र्क है वो 25-30 रुपये का हो चुका है, ओन लिया जा रहा है ओपन मार्केट में इस वक्त। तो ये बताइएगा कि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया हुआ है? क्योंकि हुकूमत का नुक्ता नजर ये है कि इंटरबैंक मार्केट में भी रेट बढ़ जाएगा अगर, तो महंगाई में मजीद इजाफा होगा, आम आदमी मजीद पिसेगा। तो क्या ये लॉजिक दुरुस्त है, या इस रेट को कंट्रोल करने से और ओपन मार्केट में मुख्तलिफ रेट होने से इकोनॉमी में डिस्टॉर्शन ज्यादा बढ़ रही हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपने इस पॉलिसी को अपना के पूरी इकोनॉमी को, मईशत को मफलूज किया हुआ है। अब आप वो कह रहे हैं उसका साइड इफेक्ट तो होगा, बिल्कुल सही है, कीमतों में साइड इफेक्ट होगा, मगर उसका दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, और रॉ मटेरियल से ज्यादा अब तो जैसे आपने बात की, लाइफ सेविंग मेडिसिन नहीं आ रही हैं। लोगों के ऑपरेशन रुके हुए हैं, किसी का नी रिप्लेसमेंट रुकी हुई है, किसी की हिप रिप्लेसमेंट रुकी हुई है, स्टेंट्स नहीं आ रहे। तो मेरा ख्याल है ये जो ओवरऑल इसको अगर आप देखें तो हर पॉलिसी का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, ट्रेड ऑफ होता है। आपने मैनेज करना होता है कि वो ट्रेड ऑफ्स जो है वो उसके बेनिफिट ज्यादा और कॉस्ट कम हो। तो मेरा ख्याल है इस पॉलिसी की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब शनाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। संगीन सूरत हाल है, अब इसी पर डिपेंड करता है कि IMF का प्रोग्राम कब बहाल होगा, दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कब पैसे देंगे। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। नून लीग में पार्टी सदस्य शहबाज शरीफ के बाद अब सबसे बड़ा ओहदा मरियम नवाज शरीफ के पास है। रवां हफ्ते नून लीग के सदस्य शहबाज शरीफ ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक मरियम नवाज अब पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट यानी कि नायब सदर नहीं होंगी बल्कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होंगी और पार्टी रीऑर्गेनाइज करने का जो जिम्मेदारी है वो भी मरियम नवाज को दी गई है, यानी कि वो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर भी होंगी। इसमें कोई शक नहीं कि मरियम नवाज एक मकबूल लीडर है, पार्टी में क्राउड पुलर के तौर पे जानी जाती हैं और एग्रेसिव पोजीशन लेती हैं और आमतौर पे वो पोजीशन लेती हैं जो कि पार्टी के कायद नवाज शरीफ की होती है। लेकिन अब इस नोटिफिकेशन के बाद, उनको प्रमोट करने के बाद पार्टी के अंदर से आवाज़ उठ रही है और कहा जा रहा है कि पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं वो इस फैसले से बेचैन है और परेशान है। आज द न्यूज़ में सीनियर साफ़ी अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है। उस खबर के मुताबिक मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पर पार्टी में दूसरे दर्जे की क़यादत में बेचैनी है। खबर के मुताबिक नून लीग के ज़राए बताते हैं कि इस तकर्रुरी के हवाले से कोई मुशावरत नहीं की गई। मरियम पार्टी में नवाज और चचा शहबाज के बाद तीसरी ताकतवर शख्सियत होंगी। खबर के मुताबिक एक सीनियर ओहदेदार ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर यह कहा है कि नून लीग के कई सीनियर रहनुमा इस तकर्रुरी से परेशान हैं। ये फैसला गैर जमहूरी है। पार्टी में शरीफ खानदान की गिरफ्त इससे मजीद मजबूत होगी। मजीद उनका कहना था कि अफसोस है कि शरीफ खानदान और इनके करीब तरीन अफराद को पहला हक दिया जाता है, चाहे वो पार्टी का ओहदा हो या हुकूमत का। ये कहना है नून लीग के सीनियर रहनुमा का, जिन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पे ये बताया है अंसार अब्बासी साहब को। उनकी खबर इस हवाले से थी। कुछ अरसे पहले साद रफ़ीक साहब से महर बुखारी ने यह सवाल किया था कि क्या ये ज़रूरी है कि जो पार्टी के अहम ओहदे होते हैं या जो गवर्नमेंट पोजीशंस होती हैं या अपोजिशन की पोजीशंस होती हैं, उसमें क्या वजह है कि अहम ओहदे सिर्फ शरीफ फैमिली को दिए जाते हैं। तो साद रफ़ीक साहब का जवाब था कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि तर्जमान है मरियम नवाज़ के और सीनियर रहनुमा है नून लीग के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इस खबर में जिन ज़राए का जिक्र है यकीनन वो आप तो नहीं है, क्योंकि जिस दिन मरियम नवाज़ साहबा के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हुआ आपने तो बड़ी खुशी का इजहार किया, आपने ट्वीट भी किया। लेकिन कौन लोग हैं नून लीग में जो कि इस बात से परेशान है और बेचैन है कि मरियम नवाज को इतना सीनियर ओहदा दे दिया गया है कि ख्वाजा आसिफ, फैसल इकबाल, राना तनवीर, शाहिद खान अब्बासी, ये सब अब उनके मातहत होंगे? एक तो शहजाद जो आजकल की सूरत हाल है ना, उसको उस बैकग्राउंड को देखना ज़रूरी है कि मरियम नवाज़ को क्यों ये ओहदा दिया गया है और इसकी ज़रूरत क्या थी। एक तो PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सख्त ज़रूरत थी कि पार्टी को रीस्ट्रक्चर किया जाए, ऑर्गेनाइज़ किया जाए, क्योंकि अब जो हदफ है वो इलेक्शन 2023 है। हम हुकूमत में इस वक्त, और सवाए शाहिद खान अब्बासी के आपने जितने नाम लिए वो तमाम के तमाम वज़ीर हैं और वो ज़ाहिर है सुबह से लेके शाम या रात तक अपने वजारत पर अपनी ज़िम्मेदारियां उन्होंने करनी है और उस वक्त तक करेंगे जब तक हुकूमत है, अगस्त के मिडल तक। तो हम तो फिर तैयारी हमारी कभी होगी ही नहीं। इमरान खान जो हमारे हरीफ हैं वो फुल टाइम 24/7 पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी किसी को पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत थी, पार्टी को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत थी, रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत थी, तैयारी करवाने की ज़रूरत थी, वर्कर्स को एनर्जाइज करने की ज़रूरत थी। तो उसके लिए एक तो वैसे भी अगर हम हुकूमत में ना भी होते हैं तो मरियम नवाज़ वुड स्टैंड आउट एज अ पर्सन जिन्होंने जब मुश्किलात आई थी तो शी स्टूड एज अ वुमन। एक तो बहुत बड़ी बात है कि एक नहती लड़की आगे बढ़ के वो पॉलिटिक्स ऑफ डिफायंस और रेजिस्टेंस शो करे उस हाइब्रिड रजीम के ख़िलाफ़ जो कि एक फैसिस्ट रजीम था, और उसकी वजह से उनको एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा जेल में भेजा गया। और फिर उनकी आपको पता है कि हाजिरियाँ होती थी कोर्ट में, कचहरी में। लेकिन वैसे आपने जो तमाम नाम लिए वजूहात बताई तो शी वाज अ पॉपुलिस्ट। जी, जो आपने तमाम नाम लिए उसमें आपने कहा कि सिर्फ अब्बासी साहब ही हैं, शाहिद खान अब्बासी, जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा नहीं, यानी कि किसी वजारत पर नहीं है। एक नाम आप भूल गए और उनकी क्वालिफिकेशन भी सिमिलर है मरियम की तरह, हमजा शहबाज का, और माजी में उन्हीं की जिम्मेदारी होती थी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की, इलेक्शन के वक्त मोबिलाइज करने की, वर्कर्स को साथ करने की। वो भी जेल गए थे और वो भी शरीफ फैमिली का हिस्सा ही है। शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे नवाज शरीफ के नहीं है, लेकिन वो कहाँ गए? वो बाहर हैं अब सारे इस मामले से। अच्छा, मैं तो उन नामों में से जिक्र कर रहा था जो आपने लिए थे। मैंने नहीं सुना था कि आपने हमज़ा का नाम लिया था। अगर हमज़ा होते तो फिर भी आपका ज़ाहिर तनकीद, वो लोग जो कह रहे हैं कि शरीफ फैमिली, तो हमज़ा का भी ताल्लुक शरीफ फैमिली से ही है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है हम,
वी आर कंपीटिंग फॉर पावर। और हमें ये देखना होता है, जो हर पॉलिटिकल पार्टी को देखना होता है, कि सबसे ज़्यादा कौन क्राउड पुलर है। सबसे ज़्यादा अगर आप वर्कर्स की बात करें, PMLN के कराची से लेकर पेशावर तक सपोर्टर्स की बात करें, वो पैशनेट सबसे ज़्यादा किसको देखते हैं, वो उनमें किस में सबसे ज़्यादा उम्मीद नज़र आती है, या एक्सपेक्टेशंस जो आवाम की हैं कैरी कर रहे हैं। उसके हिसाब से जो 2019 से मरीम नवाज़ ने पॉलिटिक्स की थी और अपना लोहा मनवाया था, तो वो उस हवाले से मेरा ख्याल लेकिन ज़ुबैर साहब, एक तो तनकीद जो है ना वो पार्टी के अंदर से हो रही है, और क्या वजह है कि जब आप ये सब कुछ समझते हैं तो जो पार्टी के सीनियर लोग हैं वो इस बात से परेशान हैं और वो उसको एक गैर जमहूरी फैसला समझते हैं। वो क्यों ये समझ रहे हैं कि सिर्फ शरीफ फैमिली का ही पहला हक है, चाहे वो पार्टी का कोई बड़ा ओहदा हो या फिर हुकूमत का ओहदा हो या अपोजिशन में कोई बड़ा ओहदा हो? नहीं, मेरा ख्याल है इसको देखें ना, एक नुक्ता जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शरीफ फैमिली में से ही क्यों ना हो, मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंसार अब्बासी साहब की खबर है जिसमें नून लीग के सीनियर रहनुमा को कोट किया गया है नाम ना बताने की शर्त पे। अच्छा, जाहिर सी बात है अंसार अब्बासी एक अच्छे ज़ाहिर है जर्नलिस्ट हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत लिखा है या सही लिखा है, लेकिन मेरी भी तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन कुछ है, जो लोगों से बात होती है, लीडर्स से बात होती है, तो ये तो कभी भी 100% कभी भी सब मुत्तफिक नहीं होंगे। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप किसी से पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट कौन करता था, अगर ये इस पोजीशन पर इस वक्त लगाना था किसी को कि इलेक्शन 2023 की तैयारी करने के लिए, तो कौन था? तो एक दो नामों के बाद कोई और नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। लेकिन इसमें तो ये भी बड़ी अहम बात है ना ज़ुबैर साहब के मौके किसको दिए जाएंगे। आप लोगों ने शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाया 1 साल के लिए, उन्होंने जो है वो डिलीवर करके दिखाया। लेकिन आप देखें, ये आज की बात नहीं, आज के हालात की बात नहीं है। इससे पहले भी माजी रहा है, चीफ मिनिस्टर बनना हो तो या शहबाज शरीफ होंगे या उनके साहबजादे होंगे, वज़ीर आज़म बनना हो तो नवाज शरीफ होंगे या उनके भाई शहबाज शरीफ होंगे। अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा कि वज़ीर ख़जाना दोबारा डार साहब को बना दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा एक उनकी मेरिट ये है कि वो समधी हैं नवाज शरीफ साहब के। तो ये जो तासुर है आज के दौर में ख़ास तौर पे कि आपकी पार्टी एक फैमिली रन बिजनेस की तरह चलती है, फैमिली इंटरप्राइज की तरह चलती है, ये आपकी पार्टी के इमेज को मुतासिर कर रही है और कहीं ना कहीं अब अंदर से आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं। देखो ना, हमारे पास चॉइस ये है कि हम नवाज शरीफ जो कि सबसे पॉपुलर लीडर हैं और 40 साल से हैं और हर दफ़ा उनको निकाला जाता है, एवरी टाइम ही कम्स बैक विद अ मोर स्टनिंग विक्ट्री, तो वो अवाम की पजीराई जिसके साथ होगी उसी को ओहदा मिलेगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि जी ये कोई हमको कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो नहीं है कि जी सबसे ज़्यादा कौन डिज़र्व करता है। यहाँ तो सबसे ज़्यादा अवाम में कौन मकबूल है, सबसे ज़्यादा वोट कौन ले सकता है, सबसे ज़्यादा बड़े जलसे कौन कर सकता है, ये क्राइटेरिया होता है ना। सबसे ज़्यादा वर्कर्स को कौन जोड़ सकता है। और अब मेरे ख्याल से जुनैद सफदर भी आ गए, जो मरियम साहबा के साहबजादे हैं, वो भी आके उनको अब सपोर्ट करेंगे। तो आई थिंक द नेक्स्ट जनरेशन इज ऑल्सो गेटिंग प्रिपेयर्ड। नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया शहजाद, अच्छा, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि लेकिन क्या ये बात तय है, बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं, ये बात तय है कि अब 3rd वीक में आ रही है। मरीम औरंगजेब साहबा ने कहा कि मरीम नवाज साहबा तीसरे हफ्ते में आ रही है, तो क्या ये भी समझा जाए कि जो अब ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है तो अनकरीब इलेक्शन है या अक्टूबर के लिए तैयारी हो रही है? नहीं, तो टाइम तो वैसे भी बहुत कम है ना। अगर आप जनवरी के 3rd वीक में, और जनवरी पूरा निकल जाएगा, फिर अगर आप ये देखें कि 1 महीना रमजान का है, उसमें पाकिस्तान में टिपिकली कोई अक्टूबर के लिए तैयारी होती है, फिर जून में बजट आएगा, तो जी अक्टूबर के लिए तैयारी है। इट्स हार्डली एनी टाइम। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना नुक्ता नजर इस पे दे रहे थे। आज के प्रोग्राम इतना ही, शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।